Good morning, students. Uh, Now we are going to start the new topic of staffing chapter, that is staffing process. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे ये आपका स्टाफिंग जो प्रोसेस है. क्लियर. अब देखो, हमने अब स्टाफिंग करनी है कि हमने लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है. तो उसके लिए क्या आपकी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए आपकी कि कैसे हम किसी राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगा सकते हैं एट द राइट टाइम. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चीज़ आती है बच्चे एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट कितने लोगों की है. क्लियर. कि देखो, मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग, ये सोचना. ठीक है, फोरकास्टिंग करना ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए ही मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. ये फोरकास्टिंग करना और डिटर्मिन करना कि आपको फ्यूचर में कितनी मैन पावर की नीड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. क्लियर. तो उसी बेसिस पर आप सबसे पहले तो ये देखोगे आपको नीड कितनी मैन पावर की है, और देन आप देखोगे कि वो मैन पावर हमें किस बेसिस पर चाहिए, मतलब कौन सी जॉब के लिए हमें वो मैन पावर चाहिए. तो उस बेसिस पर आपने क्या देखना है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, कि कितने नंबर चाहिए और टाइप उनकी क्या है. टाइप मीन्स कि किस जॉब के रिगार्डिंग हमें वो चाहिए. ठीक है, तो टाइप ऑफ रेफर्स मीन्स क्या उनकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस जो भी होगा एम्प्लॉय का उस बेसिस पर. ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ है, इसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी होनी चाहिए कि किस जॉब के लिए हमें जो है एम्प्लॉय चाहिए. तो अगर उस जॉब के लिए जितनी भी आपको रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होगी, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की, और उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या उसकी स्किल होनी चाहिए या क्या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए. क्लियर. अगर हम नॉर्मल टीचिंग की बात करें तो अगर आपको सीनियर लेवल पर क्या है, टीचर की जॉब, टीचर की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आप उसको ये क्वालिफ़िकेशन देखोगे कि वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सबसे पहले. तो स्किल्स क्या होनी चाहिए कि जो भी उसका सब्जेक्ट है उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो. ठीक है, और एक्सपीरियंस की उसको एटलीस्ट 2 या 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ताकि हम क्या है उसको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें. तो यही सेम केस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन पे भी बेसिस पे भी होता है कि जो भी हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, अगर सपोज मैनेजर पोस्ट पर करना है तो उसकी सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन देखनी होगी हमें उस बेसिस पर कि वो MBA होना चाहिए, उसकी स्किल्स क्या है, मैनेजर्स में प्रॉपरली वो वर्क कर पाता है या नहीं, और उसका एक्सपीरियंस कितने टाइम का है. तो ये सब चीज़ें मेजर करती हैं आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट में. अब देखो, नेक्स्ट आता है कि वाइल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, कंपनी शुड ऑल्सो मेक पॉलिसी टू अपॉइंट वुमेन. अब देखो, जब हमने बच्चे मैन पावर रिक्वायरमेंट करनी होती है ना, तो मेन ये चीज़ भी होती है हमारे लिए, जो नॉर्मल जो बिगर कंपनीज होती हैं उसमें जनरली पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती हैं वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और जो पर्सनस होते हैं फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटी एंड पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी. ठीक है, तो उसके लिए हर कंपनी अलग से पॉलिसीज़ बनाती है, क्योंकि देखो जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे +1 में अगर बिज़नेस में आपने कंज्यूमर ग्रेवियंसेस पढ़े होंगे. ठीक है ना, कंज्यूमर राइट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ग्रेवियंसेस होते हैं कि कैसे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है ग्रेवियंसेस को सॉल्व करते हैं. तो कंज्यूमर्स जो हैं वो अपना वहाँ पर स्यू करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड या किसी भी गुड्स के रिलेटेड वहाँ पर स्यू करते हैं. तो जो डिसीज़न लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि डिसीज़न आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर, तो उसमें जो ज्यूरी बैठी होती है ना, उसमें से जो एक होती है वो कौन होती है, वुमेन होती ही होती है. मतलब ये आजकल के टाइम में रिक्वायरमेंट हो गई है कि हर एक कंपनी में किसी ना किसी जॉब पर वुमेन जो है वो अपॉइंट होनी ही चाहिए. ठीक है, और जो पर्सन भी होना चाहिए विद बैकवर्ड कम्युनिटी, लाइक जैसे BCI या SC है, तो उन वहाँ से भी हमने क्या करना है, पर्सनस को हायर करना है. ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट सिर्फ मैन के लिए नहीं होती, या फिर सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए नहीं है, सबके लिए होती है. तो सॉरी, ये स्पेशल केसेस बताए गए हैं, तो इनके लिए ये स्पेशल पॉलिसीज़ दी जाती हैं. ठीक है, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़, अगर कोई पर्सन है उसकी जो एबिलिटी है वो स्पेशलाइज, मतलब वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है नॉलेज स्किल में, तो उसके लिए भी आप उसको क्या कर सकते हो, दूसरों के कंपैरेटिवली उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हो. ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एंड कंपनी.
तो बच्चे अब नेक्स्ट देखो, जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो आपकी जैसे पहले भी बोला था, स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और आपका जो प्रोफाइल है ऑक्यूपेंट का, ठीक है, प्रोफाइल मतलब जो एम्प्लॉई है उसका जो भी रेज्यूमे होगा, प्रोफाइल होगा, उसी बेसिस पर आप क्या है अपनी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करोगे कि क्वालिफ़िकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसका, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कंपनी में सबसे मेन चीज़ पर्सनैलिटी को माना जाता है कि वो प्रॉपरली पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है या नहीं है हमारे अपनी यहाँ पर वर्क करने की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की। तो ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, द इन्फॉर्मेशन बिकम्स द बेस फॉर लुकिंग फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेस होता है, मतलब आपको इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। तो अगर आप इन चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हो तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा एम्प्लॉय सही है या फिर नहीं, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपके 2 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है आपका वर्कलोड एनालिसिस और सेकंड होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। अब देखो वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर, जितने नंबर और को किस टाइप के आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस, क्लियर। देन आता है बच्चे वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस मतलब जितने नंबर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। सपोज़ कर लो हमें फैक्ट्री के लिए अपने जो क्या है 100 जो पर्सन्स चाहिए, ठीक है, वर्किंग के लिए, तो वो क्या होगा आपका वर्कलोड। तो जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखा तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे 40, सपोज कर लो ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल थी, तो वो क्या होगी वर्कफोर्स एनालिसिस, जो आपकी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में होगी, ठीक है। वर्कलोड मीन्स जो अब आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आपकी 2 चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना तो आपकी ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए ना तो अंडर स्टाफिंग होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि अगर तो देखो ओवर स्टाफिंग होगा इट मीन्स कॉस्ट किसकी होगी, आपकी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा या उनकी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली जो आपका जो स्टाफिंग का प्रोसेस है इट मीन्स वो आपने सही से नहीं किया, ठीक है। तो आपको दोबारा से अपना जो प्रोसेस करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट लोगों को रिक्रूटमेंट लोगों की दोबारा करनी पड़ेगी, मतलब उनको दोबारा क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा अपनी जॉब में। तो इसलिए सबसे पहले मेन चीज़ हमने अपने यही फोकस करना है कि ना तो हमारे यहाँ पर ओवर स्टाफिंग हो ना ही अंडर स्टाफिंग हो, मतलब राइट नंबर ऑफ़ पर्सन्स को ही हम जो क्या है जॉब दें, ठीक है, एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, क्लियर। देन देखो बच्चे, जब हम मैन पावर की रिक्रूटमेंट कर लेंगे कि कितने लोग एक्चुअली हमें चाहिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। अब देखो बच्चे रिक्रूटमेंट क्या होता है बेसिकली प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जो सर्च करता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ और एनकरेज करता है उनको कि वो जॉब में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब में क्या करें, अप्लाई करें। देखो फॉर एग्जांपल कि अब जैसे नॉर्मली जो कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, अगर उन्हें चाहिए होते हैं, नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में भी देखते होगे डिफरेंट कंपनीज़ हैं, या स्कूल की भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो जब उन्होंने क्या करना होता है, हायर करना होता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, रिक्रूटमेंट, उसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं। जो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होता है जब हम या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं या पैम्फलेट्स बना देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस कंपनी में या सपोज इस स्कूल में इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, और ये वाली जो जॉब है, ठीक है। सपोज कर लो अगर जैसे जो हमारा जो स्कूल है अगर वो रिक्रूटमेंट करे, मीन्स अगर वो टीचर्स को अपॉइंट करे, तो सबसे पहले वो ये थोड़ी करेगा एक एक पर्सन के घर थोड़ी जाएगा, वो क्या करेगा पैम्फलेट बनाएगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है जॉब की। सपोज साइंस से रिलेटेड टीचर्स चाहिए या कॉमर्स से रिलेटेड टीचर चाहिए, तो वो सारी डिस्क्रिप्शन उसमें देंगे, ठीक है, और उसको क्या है पब्लिश कर देंगे। पब्लिश इन द सेंस कि उसको हम न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, जैसे आप भी अभी भी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ़ जो स्कूल्स के पैम्फलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, फॉर द टीचर्स रिक्वायर्ड, या किसी कंपनीज़ के भी आ जाते हैं,
क्लियर, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बेसिकली होता है कि लोगों को एनकरेज करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, अप्लाई करें। अभी यहाँ पर सिर्फ अप्लाई का कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ पर हम किसी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप एडवर्टीज़मेंट करते हो, क्लियर। तो जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो आप अपने ऑफिस गेट पर भी शो कर सकते हो या फिर उसको पब्लिश कर सकते हो। ये डिपेंड करता है अपॉन कंपनी टू कंपनी कि उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो कैसा है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे कि इस स्टेप को बेसिकली, क्योंकि देखो जो रिक्रूटमेंट होता है ना बच्चे, बहुत स्मॉल स्टेप नहीं होता आपका, इसमें बहुत जो लार्जर प्रोसेस आपका लगता है। और इंडिविजुअली हमने जो रिक्रूटमेंट को है ना बहुत डिटेल में करना है अभी इसी चैप्टर में, क्लियर। तो जैसे देखो हम बोला उन्होंने, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटर्मिंग द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट। मतलब इस स्टेप से हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करें, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स। और डिटर्मिनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है, कि मतलब उनका सोर्स क्या है, कि मतलब उनकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं या उनकी स्किल्स क्या हैं। तो ये सब कुछ हमें पता चलता है रिक्रूटमेंट से, क्योंकि देखो अगर पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, अगर हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारी जॉब में अप्लाई करो, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे क्या है स्कूल में या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे अप्लाई करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट का एम होता है बेसिकली एक पूल ऑफ एप्लीकेंट क्रिएट करना, क्योंकि देखो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो सिर्फ एक या दो पर्सन नहीं आते रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि देखो जॉब की नीड बहुत लोगों को होती हैं। और अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेंट, अगर उन्हें लगता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, तो बेसिकली एक पूल ऑफ एप्लीकेंट क्रिएट होता ही होता है हर जगह, ठीक है ना। तो चाहे वो आप स्कूल्स की ले लो एग्जांपल, चाहे वो आप कंपनीज की एग्जांपल ले लो, तो जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर रिक्रूटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की निकलती है, तो उसका बेसिक मोटिव यही होता है कि एक नंबर ऑफ पूल जो है एप्लीकेंट का क्रिएट करना, जिसमें से हम फिर क्या करते हैं, कुछ लोगों को छांटते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ताकि हमारे पास जो क्या है चॉइसेस ज़्यादा हो सकें, क्लियर। अगर तो देखो दो पर्सन ही आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करने के लिए और वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, फिर तो उस केस में हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं रहती है, या वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो वहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो रिक्रूटमेंट का बेसिक मीन यही होता है कि ये क्या है, एक पूल ऑफ एप्लीकेंट क्रिएट कर देता है बाय लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, क्लियर। और जो रिक्रूटमेंट बच्चे होती है वो इंटरनल सोर्स बेसिस पर भी होती है और एक्सटर्नल सोर्स बेसिस पे भी होती है। ये हमने डीपली सारा कंसेप्ट आगे करना है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटरनल सोर्स मतलब कि जब हम अपने अंदर से ही अपनी जो वेकेंट पोजीशंस होती हैं उनको फिल कर लेते हैं। वेकेंट पोजीशन मतलब जो खाली पोजीशंस होती हैं बाय यूजिंग द प्रमोशन और ट्रांसफ़र। अब देखो जैसे अगर हम किसी बैंक की एग्जांपल ले, तो ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि कोई पर्सन क्लैरिकल जॉब पे है, तो उसने काफ़ी एक्सपीरियंस जो है गेन कर लिया है, ठीक है, और वो काफ़ी एफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अब सपोज कर लो कैशियर की जगह पर कोई पर्सन चाहिए, तो हम उसको क्लर्क को क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। इट मीन्स हमने क्या किया, बाहर से किसी को नहीं बुलाया अपनी जॉब को फुल करने के लिए, हमने इंटरनल सोर्स से अपनी जॉब को क्या कर लिया, फिल कर लिया। तो वो तो हो जाते हैं आपके इंटरनल सोर्स। और देन होता है बच्चे आपका एक्सटर्नल सोर्स, जब आप बाहर से प्रॉपरली अपनी पैम्पलेट्स को पब्लिश करके बाहर से लोगों को बुलाते हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। या जनरली देखो आपने मेन देखा होगा प्लेसमेंट कंसल्टेंट या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा। देखो बच्चे जो बिगर कॉलेजेस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ कंपनीज़ आती हैं जो क्या है कैंपस में ही लोगों की क्या कर देते हैं, रिक्रूटमेंट कर देते हैं। मतलब वहीं से उनको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी वर्किंग के लिए। तो उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। तो ये किस पर्पज़ के लिए होती है, ये किस में आपकी आएगी, ये आएगी आपकी एक्सटर्नल सोर्स में, क्लियर। देन देखो इंटरनल सोर्स, ऑब्वियसली आपका जो इंटरनल सोर्स है वो आपको सिर्फ लिमिटेड चॉइस ही देगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने इंटरनली जो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं सिर्फ उसी में से चॉइस कर रहे हो। बट एक्सटर्नल सोर्स में आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यू एम्प्लॉयज़ आएंगे विद द न्यू आइडियाज़, विद द न्यू स्किल्स, और वाइडर चॉइस भी होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जैसे मैंने पहले ही बोला कि पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो है क्या है, क्रिएट होती है।
देन बच्चे सिलेक्शन होगा आपका। सिलेक्शन में हम क्या है, बेस्ट पर्सन चूज़ करते हैं आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जो हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू हमारे पास कैंडिडेट साइड से उसमें थे, हम अपने बेस्ट पर्सनस को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट। और बच्चे जो आपका सिलेक्शन है ना, वो इंडिविजुअली एक लॉन्गर प्रोसेस है, जिसमें हम प्रॉपरली लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब उनके प्रॉपरली टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। जो भी एप्लीकेंट्स, जितने भी हमारे हर्डल्स होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, मतलब जितने भी हमने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स रखे हैं अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में, ये डिपेंड कब करता है अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी हमने स्टेप्स रखे हैं अपनी सिलेक्शन प्रोसेस में, अगर एप्लीकेंट उन सारे स्टेप्स को पार कर जाता है, देन वो क्या है, सिलेक्ट हो जाता है जॉब के लिए। तो सिलेक्शन का क्या 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम क्या करें, सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करें फ्रॉम द वेरियस एप्लीकेंट्स, ठीक है, और उनके सेल्फ इस्टीम को, जो भी हमने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया उसका सेल्फ इस्टीम को क्या करें, एनहांस करें, मतलब उसको कॉन्फिडेंट और करें कि कैसे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको क्लियरली सब मेंशन करना, ठीक है, कि कैसे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, मतलब क्या क्या आपको इंसेंटिव्स इसके रिलेटेड मिल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं सिलेक्शन प्रोसेस में दी जाती है टू द सूटेबल कैंडिडेट, मतलब जब वो सिलेक्ट हो जाता है तब, क्लियर। देन आता है बच्चे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कि जब हम पर्सन सिलेक्ट हो जाता है तब आप उसकी प्लेसमेंट कर देते हो, मतलब जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए आपने उसको असाइन किया है वहाँ पर आप उसको अपॉइंट कर देते हो, क्लियर, उसको वो जॉब दे देते हो। तो जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में आपको पास नीड होती है इंडक्शन और ओरिएंटेशन की। अब देखो, ओरिएंटेशन को हम इंडक्शन भी बोलते हैं। इट मीन्स कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस न्यू एम्प्लॉय को फैमिलियर करना, ठीक है, मतलब उसको इंट्रोड्यूस करना। ये थोड़ी कोई एम्प्लॉय आएगा और साथ के साथ आप उसको काम पे लगा दोगे, ठीक है, आप उसको थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैमिलियर करते हो कि कितने, जैसे सपोज कितने डिपार्टमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कौन क्या वर्क करता है, आपका क्या वर्क होगा, आपने किसके अंडर काम करना है या आपने किसके साथ मिलकर काम करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ओरिएंटेशन, क्लियर। देन आता है बच्चे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो बच्चे, नॉर्मली क्या होता है, जो बिगर कंपनीज़ होती हैं वो डायरेक्टली उस पर्सन को जॉब पर नहीं लगाती, ठीक है, वो क्या करती हैं उसको, अब देखो ये जो थी ये तो सिलेक्शन टाइम पे वो तो हो गया उसका मेंटली रिलेटेड, ठीक है, मेंटल रिलेटेड हमने उसकी क्या किया, सिलेक्शन किया कि वो कैसा, कितना एफिशिएंट है या क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उसका इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया। तो मेंटली मतलब वो पर्सन स्ट्रॉन्ग है और उसने हमें प्रॉपरली आंसर किया, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है बच्चे, कि जहाँ पर भी हम जो भी रिलेटेड वर्क हमने उस पर्सन को देना है उसके रिलेटेड सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। किसी भी बिगर कंपनीज़ पर डायरेक्टली उस पर्सन को उस काम पे नहीं लगाया जाता, उसको पहले वो सारा काम समझाया जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, उसको उस जॉब के रिलेटेड डेवलप किया जाता है, एंड देन उसको क्या है, प्रॉपरली जॉब पर लगाया जाता है ताकि उसको जो वर्क है वो प्रॉपरली एफिशिएंट हो सके, ठीक है। जैसे देखो, जो ट्रेनिंग भी आपका इंडिविजुअली लॉन्गर प्रोसेस बनता है, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है आपकी नॉलेज एंड स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, बट ऑल्सो उसको कॉम्पिटेंट भी बनाता है फॉर करियर ग्रोथ। मतलब अगर देखो हम ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग से हम ज़्यादा क्या है सीखेंगे, ठीक है, और हमें न्यू टेक्नोलॉजी का पता चलेगा, न्यू चीज़ों का पता चलेगा, तो जिससे हम क्या है फिर फ्यूचर भी क्या रहेंगे, कॉम्पिटेंस रहेंगे, मतलब हम कम्पीट कर सकते हैं उस टाइम पीरियड पर भी, क्लियर। तो अगर देखो आप प्रॉपर ट्रेंड रहोगे, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, स्किल होगी, एडवांस्ड स्किल होगी, तो आपका करियर ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ेगा, मतलब आपकी प्रमोशंस भी हो सकती हैं। तो ये मोटिवेट करता है, जनरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करें, वर्क करें, क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे आपकी 2 टाइप्स की बेसिकली ट्रेनिंग होती हैं, एक इन हाउस होती है और एक आउट हाउस होती है। तो ये अब अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इंडिविजुअली ट्रेनिंग का कंसेप्ट बिल्कुल डीप में करना है, ठीक है, कि कैसे हम पर्सन को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, क्लियर। अब देखो बच्चे, ये कंसेप्ट आपका आ गया स्टाफिंग का, कि जब एचआरडी डिपार्टमेंट अलग से होता है तो वो सारा ये काम करता है। बट अगर तो देखो स्मॉल लेवल पर होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पर आपका एचआरडी डिपार्टमेंट डिफरेंट नहीं होता, उस केस में 3 मोर स्टेप्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, जो जनरली मैनेजर्स करते हैं अपने अपने लेवल पर। तो सबसे फर्स्ट वन आता है बच्चे परफॉर्मेंस अप्रेजल।
परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखना, ठीक है, अगेंस्ट द प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड और देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, उसको प्रॉपरली चेकआउट करना कि क्या वो अकॉर्डिंग टू हमारे स्टैंडर्ड, मतलब जो हमने काम उसको बताया क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। अगर तो देखो वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है तो उसके चांस है डेवलपमेंट के, ठीक है, वो आगे डेवलप हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये ये जनरली क्या है, हर एक मैनेजर जो है अपने अपने लेवल पर अपने एम्प्लॉयज़ को देखता है, ठीक है। जैसे देखो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को देखेगा कि वो वर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो मैनेजर हर लेवल पर अपने अपने अकॉर्डिंग जो क्या है अपने एम्प्लॉयज़ की क्या चेक करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करता है। तो इसका बेसिकली एम क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को बेटर असाइनमेंट दे सको, मतलब उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, उनको प्रमोट कर सको और उनको हायर लेवल पर प्रमोट या ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग होते हैं, ठीक है, कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स ऑफ अप्रेजिंग देयर एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। या तो आप फॉर्मली मतलब फॉर्मल एक कह सकते हो प्रॉपर प्रोसेस यूज़ करते हो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिए, या आप इनफॉर्मल लेवल पर मतलब बोल सकते हो कि हिडन, या तो आप कम्प्लीटली हिडन होकर सिर्फ चुपचाप उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रहे हो, देख रहे हो कि वो कैसे काम कर रहा है, या फिर प्रॉपरली उसको शो करके मतलब फॉर्मली उसको ये चीज़ बता के कि आपकी परफॉर्मेंस इसको अप्रेज किया जाएगा, चेक किया जाएगा, आपने प्रॉपरली सही वर्क करना है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो कैसा मीन ऑफ अप्रेजिंग चूज़ करते हैं। जो आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें बेसिकली क्या इंक्लूड होता है, डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। कि सबसे पहले डिफाइनिंग द जॉब, कि उसको पर्सन को उस जॉब पर लगाना, देन उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना और फीडबैक देना, ये प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो बहुत लोअर लेवल पे होता है ये, ठीक है। तो इसको हमने बहुत डीपली स्टडी नहीं करना, क्लियर। देन आता है बच्चे प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब ऑब्वियस है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को हर कोई एम्प्लॉय क्या है, ग्रोथ चाहता है, प्रमोशन चाहता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि देखो इसमें फ़ायदा किसका, ऑर्गेनाइजेशन का ही है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है, तो इससे ओवरऑल आउटपुट किसकी इंक्रीज़ होगी, ऑर्गेनाइजेशन की। अगर तो वो ज़्यादा पोटेंशियल से वर्क करेगा तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, करियर प्लानिंग की जो ना सेमिनार्स भी लगा देती हैं या वर्कशॉप्स भी लगा देती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें लोगों को जिसमें एम्प्लॉयज़ को ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने करियर को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर, ठीक है। अगर तो ऑब्वियसली वो कैसे होगा कि अगर तो आप एफिशिएंटली वर्क करोगे तो आपके चांसेस हो जाते हैं प्रमोशन के। प्रमोशन एज यू ऑल नो कि एम्प्लॉय को एडवांसमेंट कर देना, मतलब अगर वो क्लर्क जॉब पर है सपोज कर लो, तो उसको आप मैनेजर की जॉब या फिर कैशियर की जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तो सपोज कोई सिंपलर एम्प्लॉयर है और अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको एज अ मैनेजर की जॉब दे रहे हो। तो प्रमोशन ऑब्वियसली क्या होती है, अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड कभी भी नहीं होती। तो प्रमोशन में आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली मतलब हर सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपका पे स्केल भी, आपका स्टेटस भी और आपका प्रेस्टीज भी, ठीक है। तो ये होती है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग के केस में। देन आता है बच्चे आपका कंपनसेशन एज यू ऑल नो कि कंपनसेट करना एम्प्लॉयज़ को, फर्दर इंसेंटिव्स देना ताकि वो अपने क्या कर सके, अच्छे परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। और कंपनसेशन फाइनेंशियल बेनिफिट हम जनरली उन लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हम जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको रिटेन करके रख सकें, ठीक है, और उनको अट्रैक्ट कर सके कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़कर ना आ जाए। तो आपका बच्चे जो कंपनसेशन होती है वो डिपेंड करती है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर। अगर तो देखो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ज़्यादा जो कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्लियर। तो कंपनसेशन पॉलिसी आपकी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है, एक तो सैलरीज ऑफर्ड बाय कंपीटिंग फर्म, अगर हमारा कोई कंपीटिंग फर्म है या कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी सैलरी दे रहा है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। रूल्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई लेबर लॉ के रिलेटेड रूल फॉलो कर दिया है कि इतना इंसेंटिव्स किसी एम्प्लॉय को मिलना ही मिलना है तो उस अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा। एंड बार्गनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, और कंपनसेशन पॉलिसी बार्गनिंग पावर पे भी इम्प्लीमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रेड यूनियन होती है वो किस लिए होती है, बेसिकली
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जनरली जो ट्रेड यूनियन किसके लिए बोलती है, एम्प्लॉय की तरफ से बोलती है, ठीक है। तो अगर तो ट्रेड यूनियन वर्क कर रही है एज अ एम्प्लॉय, कि उसको अगर लग रहा है कि एम्प्लॉयज़ को सही सैलरी या फिर सही इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, तो उस बेसिस पर भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनसेशन पॉलिसी में चेंज करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, कंपनसेशन 2 फॉर्म्स की होती है। सबसे पहले डायरेक्ट में क्या होता है, जो आप डायरेक्टली इन कैश बेसिकली मनी, जो डायरेक्ट फाइनेंशियल है वो मनी से रिलेट करेगा, इनडायरेक्ट है जो आपका मनी से रिलेट नहीं करता। तो डायरेक्ट में क्या होगा बच्चे, जो अगर आप उसको वेजेस और सैलरीज या फिर इंसेंटिव्स या अदर से कमीशन कोई प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो इंसेंटिव है ये आपका 2 तरीक़ों पे बेस्ड करता है। एक तो टाइम बेस्ड मतलब कि कोई इसको हम डेली बेसिस पर भी लेते हैं, वीकली बेसिस पर भी, मंथली और एनुअली, कि कोई एम्प्लॉई है कितने टाइम तक यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर डेली वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो उस बेसिस पर हम उसको सैलरीज प्रोवाइड करेंगे, या वीकली बेसिस पर, मंथली या फिर एनुअली। परफॉर्मेंस बेस्ड पर आता है कि हम यहाँ पर उसका टाइम नहीं देखते हैं कि वो कितना टाइम में क्या वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक एम्प्लॉय जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर सोल्ड कर रहा है, ठीक है। कि वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन में अपनी जो कह सकते हो आप इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा दिखा रहा है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, तो वो आती है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड। तो उस बेसिस पर भी हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है। मतलब ये कमीशन और सैलरी वगैरह ही। इनडायरेक्ट पेमेंट में क्या आएगा, जब आपको मनी फॉर्मेट नहीं आता यहाँ पे, जब आप उनको फ्री में रेंटेड हाउस दे देते हो, ठीक है, सॉरी रेंट फ्री हाउस दे देते हो क्योंकि आप कोई रेंट नहीं चार्ज करते उनसे, या फ्री कार दे देते हो, तो ये होती है इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इनका जनरल मीनिंग यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सको, रिटेन करके रख सको अच्छे एम्प्लॉय को। तो जनरली जो आपका पे प्लान होता है ना कंपनसेशन का, वो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, टाइम बेस्ड पे का और प्लस इंसेंटिव, जो अदर इंसेंटिव्स देते हैं। टाइम बेस्ड पे मतलब जो उनको सैलरी तो मिलनी है, साथ में अदर इंसेंटिव्स भी, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कि वो किस बेसिस पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को क्या है इंसेंटिव देंगे या कंपनसेशन देंगे। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है, इंसेंटिव प्रोवाइड करने का। क्लियर। बट जनरली जो है टाइम बेस्ड ही होता है, टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव। जो अलग से हम कोई बोनस उनको दे देते हैं, लाइक दिवाली पे कोई बोनस वगैरह दे दिया, तो ये आपके अदर इंसेंटिव्स होते हैं। क्लियर। ओके बच्चे, आज हमने यहीं तक करना था। देन हम उसके कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग मेनली देखो दोबारा से, जो मेन 3 आते हैं आपके, जो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा प्रोसेस और जो स्टेप्स जिसमें हमें करने पड़ते हैं, तो वो है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो इनको हमने डीपली इंडिविजुअली करना है डिस्कस। क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।